नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में किया अनोखा मुकाम हासिल। कहा, देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए देश भर में किया जा रहा है विद्युत नेटवर्क का विस्तार। राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग ने खेल विभाग के आला अधिकारियों के साथ सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी के परिसर में निर्माणाधीन दोरजी खांडू बैडमिंटन अकादमी की प्रगति का लिया जायजा। परियोजना एजेंसी को गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। ईटानगर राजकीय महाविद्यालय लेखी में महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम और कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित। महिलाओं से कानूनी अधिकारों का लाभ उठाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल शाम तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36% के बराबर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में अनोखा मुकाम हासिल किया है। देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए देश भर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वार्षिक वृद्धि कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि जिस समय नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किफायती नहीं था, तब भी भारत ने इस क्षेत्र में पैसा लगाया और इससे लागत घटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्यावरण के अनुकूल नीतियां आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी होती है। India's renewable power capacity is the 4th largest in the world. It is growing at the fastest speed among all major countries. The renewable energy capacity in India is currently 136 gigawatts. This is about 36% of our total capacity. By 2022, the share of renewable capacity will increase to over 220 gigawatts. You would be happy to know that our annual renewable energy capacity addition has been exceeding that of coal-based thermal power since 2017. In the last 6 years, we increased our installed renewable energy capacity by 2.5 times. In the last 6 years, the installed solar energy capacity has increased 13 times. India's progress in the field of renewable energy is an outcome of our commitment and conviction in fighting climate change. अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 29 नए मामले दर्ज किए गए और 72 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 926 रह गई है। प्रदेश में अब तक 15,229 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर करीब 94% हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 6, वेस्ट कामेंग से 5, ईस्ट सियांग से 4, वेस्ट सियांग और लेपारादा से 3-3, कुरुंग कुमे और अंजाव से 2-2, लोअर सियांग, नामसाई, तिराप और पापुमपारे जिले से 1-1 मामले शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 43,082 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 492 कोविड रोगियों की मृत्यु हुई है। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 1,35,715 हो गई है। अब तक 87,18,517 लोगों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे में 39,379 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 4,55,555 है। इधर IRDAI और भारतीय औषधि कंपनी हैटेरो ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में हर साल स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ से अधिक खुराक का उत्पादन करने पर सहमति व्यक्त की है। ये दोनों संगठन वैक्सीन का समर्थन और वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग कर रहे हैं। इनकी 2021 के आरंभ में भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करने की योजना है। इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरणों का परीक्षण भारत में जारी है। औषधि निर्माता डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड का कहना है कि मार्च 2021 के अंत तक परीक्षण संपन्न हो जाने की उम्मीद है। राज्य के पुलिस महानिदेशक RP उपाध्याय ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण और उन्हें आवश्यक वाहनों से लैस करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। पाके केसांग जिले के दौरे पर पहुंचे श्री उपाध्याय ने IRBN की 3री बटालियन के मुख्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सेजोसा पुलिस को अपग्रेड किया जाएगा और प्रशिक्षण ले रहे 1100 पुलिस कर्मियों में से पाके केसांग में कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर तैनाती की जाएगी। ने भी ये पॉइंट उठाया तो मैंने बोला कि इसका प्रपोजल भेजिए जो इस पुलिस स्टेशन को B क्लास में अपग्रेड करें। लेकिन हाल फिलहाल की कमी को पूरा करने के लिए हमारे जो 1100 रिक्रूट कांस्टेबल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग पूरा होते ही पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कम से कम 25 लोग पोस्ट करेंगे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन तीन स्टेज पे चल रहा है। एक तो वायरलेस के जो हमारे इक्विपमेंट हैं उन पे चल रहा है, नई गाड़ियों लेने पे चल रहा है, और जो पोलनेट है, ERSS है, CCTNS है जिसमें इनबिल्ट इम्प्रूवमेंट हो, उस पर काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। नवंबर में आपको पता है जैसे कि 52 PCR वैन हमने रोल आउट की CM साहब ने, जिसमें एक गाड़ी इनको भी मिली है, और पोलनेट का इक्विपमेंट ऑलरेडी पाके केसांग में लग चुका है। CCTNS के लिए जो सुविधाएं आनी थी वो भी आ रही हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट अरुणाचल की स्थिति आपको पता है कि जोग्राफिकली बहुत चैलेंजेस हैं हम लोगों के सामने, कनेक्टिविटी के चैलेंजेस हैं, तो उनमें डिटेल में जाके जो भी हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग ने आज सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी चिंपू ईटानगर का दौरा किया। उन्होंने खेल विभाग के आला अधिकारियों के साथ सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी के परिसर में निर्माणाधीन दोरजी खांडू बैडमिंटन अकादमी की प्रगति का जायजा लिया। श्री नातुंग ने परियोजना एजेंसी से गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने और प्रदेश के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए जरूरी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने को कहा। तो बार चार्ट का हिसाब से ही 2021 सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट होने के बाद इस हॉल में हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल का बैडमिंटन को भी हम लोग यहाँ कंडक्ट किया जा सकता है। और इसमें 1000 समथिंग का कैपेसिटी है। और हम अपना यहाँ में हॉस्टल ब्लॉक भी बन रही है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। फ्यूचर प्लान यही रहेगा कि ये एकेडमी में हमारा जितना भी जो बैडमिंटन लवर्स है और जो हमारा प्रदेश के जितने भी युवा लोग हैं जो बैडमिंटन डिसिप्लिन में जिसको सीखना चाहता है, और यहाँ में जो इसके लिए यहाँ में सीखा जाएगा। और इस हॉल में पूरा प्रदेश और देश और नॉर्थ ईस्ट टर्न का जितना गेम है उसको भी यह कंडक्ट किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड JDU की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने 3 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें से रूपा कालाकतांग क्षेत्र से विधायक दोरजी वांगदी कारमा, बोमदिला विधायक दोंगरू सियांगजू और मारियांग गेकू विधायक कांगोंग
ताकू शामिल है। कल ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रूही तागुंग ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ईटानगर शहरी निकाय के चुनाव के लिए पहले चरण में 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इसके अनुसार वार्ड संख्या 3 से गोरा तालांग, 7 से तायर कासा, वार्ड संख्या 8 से रूही तागुंग, वार्ड संख्या 9 से पाक्युम याना, वार्ड संख्या 12 से ख्योदा बोनी, वार्ड संख्या 13 से ताकुम तांगजांग, वार्ड संख्या 14 से कीपा सोपिन और 20 से ताई तासुम शामिल है। का कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैं रिपीटेडली जो मेंबरशिप ड्राइव करने के लिए भी बोला, उन लोग ड्राइव नहीं किया। इसलिए स्टेट का जेडीयू का पार्टी का तरफ से एक शॉकिंग न्यूज़ मैं अरुणाचल जनता को बताना चाहूँगा कि मैं पार्टी का तरफ से जेडीयू का 3 एमएलए को 100 कोस नोटिस दिया। विदिन 2 वीक में मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा। दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए प्रभावित परिवारों ने अधिग्रहित भूमि का जल्द मुआवजा जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि विकास परियोजनाएं राज्य के हित में है, लेकिन प्रभावित लोगों को प्राथमिकता के साथ मुआवजा मिलना चाहिए। यह परियोजना लोअर दिबांग वैली जिले के मुनली में प्रस्तावित है और इस संबंध में परियोजना एजेंसी NHPC के अधिकारियों का कहना है कि परियोजना अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया में है। दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रबंधन निदेशक जानेस साहनी ने कहा कि सरकार के अधीन किसी भी भूमि में परियोजना के लिए मुआवजा की मांग उचित नहीं है। हमारे जगह का हित के लिए हम लोग ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था कि अपना जो ज़मीन है इस पावर डेवलपर को देने का हम लोगों ने मन बनाया था। बहुत बड़ा वादा किया गया था, लेकिन आज के दिन अगर देखा जाएगा तो हम लोगों का लैंड एक्विजिशन हो चुका है, लेकिन हम लोगों को कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा है। ये कोई मजाक वाला बात नहीं है। हम लोगों का अवार्ड हो चुका हुआ है लैंड एक्विजिशन का, और ये अभी 3 साल होने जा रहा है। ये मामला अभी जो है, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, सब्जुडिस है ये इशू जो है, इसलिए अभी इस इशू पे कि यूएसएफ है या नहीं है या फॉरेस्ट लैंड है, तो इसमें कमेंट करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। इस इशू पे अभी स्टेट गवर्नमेंट को ही अपना हाई कोर्ट में जो रिप्लाई है उनको देना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 3 वीक्स का टाइम दिया था, जो कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं। तो हमें पता चला है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से रिप्लाई थोड़ा सा देरी हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि मेरे को लगता है बहुत जल्द ही इस इशू पे रिप्लाई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, तो उसके बाद ही फिर कुछ हम इस पे कमेंट। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने पासीघाट नगरीय क्षेत्र में पार्किंग लॉट के प्रबंध को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिला उपायुक्त का कहना है कि गलियों में वाहनों की पार्किंग से पैदल चलने वाले लोगों को असुविधा होती है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि आपात सेवाओं में भी बाधा पहुंचती है। जिला उपायुक्त ने पासीघाट नगरीय क्षेत्र में यातायात और पार्किंग व्यवस्था जुड़े सभी अधिकारियों से इस संबंध में लिए गए निर्णयों को सख्ती से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने में पीएमसी ने पार्किंग लॉट से 1,87,000 रुपए की आय की है और 20 युवाओं को रोजगार मिला है। जिला उपायुक्त ने 4 पहिया वाहनों के लिए पहले 1 घंटे का पार्किंग चार्ज घटाकर 10 रुपए करने और बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल परिसर में वाहनों से कोई चार्ज न लेने को कहा। अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण समिति ने अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के साथ मिलकर आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बिन्नी यांगा राजकीय महाविद्यालय लेखी में आज लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य तेजी हुनमोई दोयोम, अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सदस्य सचिव जावेप्लू चाई, राजधानी ईटानगर के पुलिस अधीक्षक जिम्मी चिराम, ओजू वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन रतन आनिया सहित कई विशेषज्ञों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम और कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं से कानूनी अधिकारों का लाभ उठाने की अपील की। ये 1 नवंबर से ये 30 नवंबर तक इंटरनेशनल ये जो एडॉप्शन मंथ है,
उसको रखते हुए हम लोग ये और इसका बाद पावर एंड फंक्शन वुमेन का जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है तो रेमेडियल मेजर के लिए कहाँ जाना है, इसका लिए आज ये ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। This is very important for legal awareness of not just women folk but in general for the public, so that we can take good steps in terms of serving the women rights in the state. And इसमें जो मुझे टॉपिक दिया गया है ऑन साइबर क्राइम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिलेवेंट आज के दिन में। सारे यंग लोग साइबर रिलेटेड हैं, आजकल सोशल मीडिया में सब एक्टिव हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दैट दे हैव लर्नड अ लॉट। अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कल संविधान दिवस के अवसर पर पपुमपारे जिले में स्थित जारबोम गामलिन लॉ कॉलेज जोते के साथ मिलकर वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार में कॉलेज के 50 छात्रों और शिक्षण संकाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर APSLS की सदस्य सचिव जावेद लुचाई ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप अरुणाचल प्रदेश में न्यायपालिका विकास हो रहा है। इस अवसर पर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल मिजुम न्युदो ने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। वेबिनार के दौरान APSLSA के कंसल्टेंट मारी रिबा ने मोबाइल लीगल सर्विस सह लोक अदालत को प्रदर्शित किया। All of us understand that Constitution is the grand norm or is the supreme law of the land, and wherein various provisions has been given for running the country. And when we look back to the brief history of framing of it, we had actually seen that there are various subcommittees which were made. Now, why I want to mention those subcommittees is because a subcommittee for fundamental rights had submitted their report, wherein one of the member, Professor K.T. Shah, had said that too much of rights would bring anarchy. So therefore there should be certain things wherein we inform or wherein we need to remind the public that they have a duty. ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह और स्कूली शिक्षा उपनिदेशक जोंग यीरांग ने कल संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय पासीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नीति आयोग के इनोवेटिव हब के प्रतिनिधि निखिल राय भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना से विद्यालय के छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। उन्होंने विद्यार्थियों से वैज्ञानिक शोध को आगे बढ़ाते हुए देश के विकास के लिए इनोवेटिव प्रतिभा का उपयोग करने को कहा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।